फर्स्ट आर्टिकल है ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट को लेके। मेन जो हम एम्फेसाइज करने वाले हैं वो इंडिया के क्या स्टांस रहेंगे और इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस वॉर की वजह से। तो मैं आपसे लास्ट में पूछूंगी, अगर आपको ऐसे लगे कि ये पॉइंट भी ऐड होना चाहिए था तो आप वहां पे बता सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्योग्राफिकली जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ोगे, जियोपॉलिटिक्स को समझोगे, आपके सामने मैप होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के बिल्कुल इस वेस्टर्न और मिडल ईस्ट वाली साइड पे। यहाँ पे देखो आ जाएगा ईरान, और जिनकी फाइट चल रही है इजराइल के साथ। और अभी आपने सुना होगा यूएस से B2 नाम के बॉम्बर्स भी आए थे। 2 बिलियन तक की कॉस्ट होती है उन एयरक्राफ्ट की, तो बेचता भी नहीं है यूएस, इतने महंगे हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे यूएस भी इन्वॉल्व हुआ, ऊपर से यूके इन्वॉल्व हुआ। यूएस की हो रही है घनघोर बेइज्जती। क्यों? क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा है। ट्रंप ने क्या किया? B2 बॉम्बर्स को भेजा, एयरक्राफ्ट को भेजा, और यहाँ पे ईरानियन जो टेरिटरीज हैं उनके ऊपर अटैक्स करवाए। फॉर्दो करके एक रीजन आया होगा न्यूज में दोबारा से, तो उसके ऊपर अटैक्स करवाए, पर ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई नहीं। और जैसे अटैक करवाए, ट्रम्प बोलते कि सीज फायर, हमने बंद करवा दिया इनके बीच में जो वॉर था। उधर इजराइल आ गया अपने बॉम्ब्स लेके फिर से ईरान के ऊपर। ईरान वाले जा रहे हैं जो एयर बेसिस थे यूएस के, उनको उड़ा रहे हैं। तो कोई सीज फायर नहीं हुआ। यहाँ पे यूएस को ये चीज फील हुई है कि हमारी जो पावर है वो सिर्फ बोलने को बची हुई है, अदरवाइज हम भी हेल्पलेस फील कर रहे हैं इस टाइम पे। तभी तो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखा है। आपने एक्स के ऊपर अगर देखा होगा तो कैसे कैसे अजीब से जो कमेंट्स हैं वो उन्होंने डाले हुए हैं। पता नहीं, ड्रिल बेबी ड्रिल, अब्यूज वर्ड्स, ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं विद अगेंस्ट ईरान। ठीक है, इसराइल भी नहीं सुन रहा। इसराइल को यूएस अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करने की ट्राई तो कर रहा है, पर इसराइल सुन ही नहीं रहा, क्योंकि उनकी भी डिग्निटी के ऊपर बात आ रखी है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो ईरान ने क्या किया था एक दिन कि एयर स्ट्राइक कर दी थी इसराइल के ऊपर। 200 से लेके 300 ड्रोन्स वहां पे जाते हैं जो इसराइल की टेरिटरी है उस पे। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को किया किसने? तो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड है। जैसे मिलिट्री फोर्सेस हर कंट्री के अंदर होती है, वैसे ही ईरान की है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स। इन्होंने जो इजरायली वॉर जेट्स हुए थे, अब इजरायली वॉर जेट्स कहां पे गए थे? सीरिया वाले एरिया में। और सीरिया में आपने दो शब्द पढ़े हैं, एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट। तो सीरिया के अंदर ईरान की एम्बेसी और ईरान की कॉन्सुलेट भी होगी। सिमिलरली इसराइल की एम्बेसी, इसराइल की कॉन्सुलेट भी होगी। वैसे ही यहाँ पे सीरिया के अंदर जो इसराइल की कॉन्सुलेट थी उसके ऊपर अटैक करवाया था ईरान ने। तो बन गया ना कॉन्फ्लिक्ट का जोन। पर ऐसा नहीं है कि पास से ही इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट रहा है। ये बात बिगड़ी थी 1979 में। तो मतलब 1979 से पहले अच्छे थे रिलेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं थी दोनों कंट्रीज के बीच में। पर कुछ तो ऐसा हुआ 1979 में जिस वजह से पूरा इतिहास ही बदल जाता है। यहाँ पे आई थी इस्लामिक रेवोल्यूशन। इस्लामिक रेवोल्यूशन, अब मैंने धर्म का नाम लिख दिया है तो कुछ धर्म के ऊपर ही टिप्पणी गई होगी। ईरान की तरफ से जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है, मतलब सारा का सारा आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स सब चेंज हो जाता है। उसके बाद एक गंदी सी स्टेटमेंट जाती है फ्रॉम द ईरान साइड कि जो इजराइल है ये फिल्द है। मतलब फिल्द तो बोला ही बोला, गंदगी तो बोला ही, साथ में बोला इनका जो धर्म है, जियोनिस्ट बोलते हैं ना इनको, या फिर ज्विश आप बोल सकते हो। तो ये जो ज्विश हैं ये एक तरह से कैंसर की तरह एक्ट करते हैं ह्यूमैनिटी के बीच में। ठीक है, तो ऐसी स्टेटमेंट अगर किसी भी कंट्री को जाएगी तो ऑब्वियसली उनका खून तो खौलेगा। पर बोला क्यों था, अब उसके पीछे का रीजन सुनो। पहले ये जो इसराइल आज का आप देखते हो, ये हुआ करता था पूरा का पूरा टेरिटरी पैलेस्तीन। आज के टाइम पे सिर्फ थोड़ा सा ही बचा है, इस गाजा पट्टी पे आपको मिलेगा और वेस्ट बैंक वाले एरिया पे मिलेगा। ठीक है, बाकी तो खत्म ही है, बाकी सारा ये इसराइल बन गया। इसराइल इतने एरिया में कैसे आया था? रीजन था यूनाइटेड नेशन की इंटरफेरेंस। देखो इंडिया में जब ये ब्रिटिशर्स आए थे, अंग्रेज बोलेंगे हम, तो यहाँ पे भी पार्टीशन करवाया था, पाकिस्तान को सेपरेट किया। उससे भी पहले जाओगे अफगानिस्तान को अलग किया था, उससे भी आसपास में देखोगे म्यांमार को अलग किया था। तो पहले जो अखंड भारत हुआ करता था उसमें बहुत सारी डिविजन्स कर दी। सेम जब पैलेस्टीन और इसराइल वाले इशू में यूएन की एंट्री होती है तो यहाँ पे इन्होंने सेम अप्रोच अपनाई, दैट इज डिवीजन वाली, और यहाँ पे इसराइल फॉर्म हो जाता है। अब धर्म के ऊपर जब क्वेश्चन आ गया था, ईरान ने ये पिक करा कि आप तो कैंसर की तरह हो, फिल्द की तरह हो, सतन जैसा शब्द यूज किया। सतन डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट मीनिंग देता है। कईयों का मतलब होता है लड़ाकू जैसे हैं, कईयों का मतलब होता है कि ये क्रिमिनल है, अक्यूजर है। तो वो सारी टर्म्स किसके लिए यूज करी जाती हैं? सतन वर्ड के लिए। तो उसी वजह से आपने सुना होगा कि इसराइल के अंदर जो यूनिटी का एक एग्जाम्पल आता है बहुत ज्यादा सुप्रीम है। पेट्रियोटिज्म अगर आपको देखना है तो इसराइल का देखो। इतने सारे लोग बाहर घूमने गए थे, पर जैसे ही इसराइल ने वॉर को अनाउंस किया सारे वापस आ गए अपने ट्रिप छोड़ के, जबकि इंडिया में नहीं होता है ऐसा।
कोई नहीं छोड़ता ना अपना ट्रिप, बस देख लेते हैं, थोड़ी सी सिंपैथी शो कर देते हैं, कोई एक्शन टेकिंग नहीं होती है। पर इजराइल के केस में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद जो ईरान ने अटैक करा था उसको नाम दिया ऑपरेशन सच्चा वादा, यानी कि ट्रू प्रॉमिस। उसके अलावा आपने न्यूज में ये भी सुना होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और कल बोल रहे थे कि इनके पार्लियामेंट में बोल दिया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाए, तो अभी तक हुई बंद? नहीं हुई बंद। अब आपको इसका रेलिवेंस भी समझना है क्यों नहीं बंद हुई। तो चलिए अब मैप्स के ऊपर समझते हैं सारी चीजों को। सबसे पहले ईरान की बात करते हैं। ईरान के बॉर्डरिंग कंट्री कोई ऐसा जिसको नहीं पता हो? अब एक बार फटाफट से पाकिस्तान आएगा, अफगानिस्तान है, और तुर्कमेनिस्तान पैट से याद करा था, और ये अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्की, इधर आ जाएगा इराक। ये देखो कुवैत और ईरान के बीच में बॉर्डर शेयर नहीं होता, थोड़ा सा गैप आपको दिखेगा। देन ईरान का ही पुराना नाम क्या हुआ करता था? पर्शिया। तो नीचे गल्फ का नाम भी क्या पड़ा हुआ है? पर्शियन गल्फ। अब नोट करना, देखो थोड़ी थोड़ी स्ट्रीम्स निकल रही हैं यहां से, बाकी मेनली ये लैंड बॉडी से ही कवर्ड है। गल्फ में यही तो पढ़ा था आपने कि तीनों साइड से लैंड मास से कवर्ड रहेगी, तो ये पर्शियन गल्फ है। इसके बाद यहाँ पे जो आपने छोटी सी स्ट्रेट देखी थी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करती है, तो उसी का नाम क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अभी यही न्यूज में बनी हुई है। एंड आगे आ जाएगी आपकी गल्फ ऑफ ओमान, फिर हमारा अरेबियन सी, एंड देन आप इंडियन ओशियन और सारे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर रहे हो। सेम इसराइल को देख लो। अब सबसे पहले ऊपर से शुरू करना है, लेबनान। लेबनान में बताइए जल्दी से रिबेलियन ग्रुप क्या था? हिजबुल्ला। तो अब जब भी नाम आएगा तो समझ लेना कहाँ की बात हुई? लेबनान की। सिमिलरली सीरिया, सीरिया ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो पहले सरकार हुआ करती थी वो थी अबसाद की, उसको निकाल दिया गया है। अब प्रो इजराइल गवर्नमेंट यहाँ पे बैठी है, तो आप सीरिया का ज्यादा नाम नहीं सुनोगे इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। तो ये आ गया आपका सीरिया। देन नीचे वाला जो ये सारा एरिया है ये किसका आ गया? जॉर्डन का। जॉर्डन के बाद ये वाला पेनिनसुला था सिनाई पेनिनसुला, विच इज पार्ट ऑफ इजिप्ट। तो ये आ जाएंगी आपकी इजराइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज, और इस तरफ क्या है? मेडिटेरियन सी। ठीक है। अब इसी इजराइल के अंदर आपको एक पट्टी भी दिखेगी छोटी सी, दिस वन, जिसको बोलते हैं गाजा पट्टी। और यहां पे जो रिबेलियन ग्रुप आपको मिलेगा वो है हमास। एक कंट्री अभी आपको यहाँ पे नहीं दिख रही, तो उसके लिए वर्ल्ड मैप पे आते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगी यमन, और यमन में कौन से रिबेलियन ग्रुप मिलेंगे? हाउदीज। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब क्या होता है 1979 के बाद भी जब इसराइल और ईरान के बीच में बिगड़ जाती है, तो कभी भी इन्होंने डायरेक्ट वॉर नहीं करे। ईरान ने कभी भी डायरेक्टली इसराइल के ऊपर अटैक नहीं करा। किसका यूज किया? इन्हीं रिबेलियन ग्रुप्स का। कभी यमन को पैसे पकड़ा देगा, रिसोर्सेस पकड़ा देगा कि जाओ जी ये जो हाउदी ग्रुप आपका बैठा हुआ है यहाँ पे, इनसे अटैक करवा दो इसराइल पे। अभी लास्ट ईयर की बात है, एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी इन्होंने इसराइल के ऊपर, जब ये सारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था 24 के अंदर। देन उसके बाद कभी ऊपर लेबनान में जो बैठे हैं कौन? हिजबुल्ला। तो वो उस रिबेलियन ग्रुप को पैसे पकड़ा देगा, रिसोर्सेज पकड़ा देगा, वेपन्स पकड़ा देगा कि जाओ इसराइल के ऊपर अटैक करो। देन तीसरा कौन सा पढ़ा आपने? हमास, जो कि इसराइल के ही अंदर ये जो गाजा पट्टी है वहां पे बैठा हुआ है, तो इनसे अटैक करवा देगा। तो इन टाइप के अटैक्स को आप बोलते हो प्रॉक्सी अटैक्स या फिर प्रॉक्सी वॉर। जैसे कॉलेजेस में लगाइए प्रॉक्सी, कोई एब्सेंट होगा आप फटाफट ये धीरे से यस मैम ये कर दोगे, तो यहाँ पे क्या हुआ? आप फंसे भी नहीं, आपने दूसरे की प्रेजेंस भी फील करवा दी। तो सेम ईरान ने अटैक्स भी करवा दिए पर खुद का नाम नहीं आया। किसके ऊपर ब्लेम जाएगा? ऑब्वियस ही बात है इन ग्रुप्स के ऊपर बात आ गई। तो ये होते हैं प्रॉक्सी वॉर्स। ठीक है, तो ये वर्ड आप ध्यान में रखोगे, प्रॉक्सी वॉर। ठीक है जी, लगी बता थोड़ी सी लोकेशन एंड ऑल। ठीक है, अब आ जाओ सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। तो अभी जो इसका रिसेंट अपडेट है वो यही है कि ईरान की पार्लियामेंट ने बोल दिया है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे, पर ईरान ऐसा नहीं कर सकता। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना है, एक चार्ट बना लो अपने पास कुछ इस तरह से। एक तरफ ईरान लिख लो और दूसरी तरफ आ जाएगा इसराइल। क्या क्या रेलिवेंस है? अब ये जो आपने स्ट्रेट आप मतलब जो भी ईरान के पॉइंट्स आएंगे ना इसके नीचे लिखते चलना, और जो भी इसराइल रिलेटेड पॉइंट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो इस तरफ लिखते चलना है। ठीक है, मेंस में यही वाले आंसर्स यूज होंगे आपके। ठीक है, जब आईआर शुरू हो जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन, तो आपको पहले से डेटा पता है सारा, तो ध्यान से सुनते चलना। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। अब देखो आपने देख लिया ऊपर ये सारा लैंडलॉक एरिया दिखेगा आपको। फर्स्ट थिंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सारे की सारी इस मेन वाटर बॉडी के साथ हमें कनेक्ट करके रख रहा है। और यहां पे सारे कौन है? ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसर और
एक्सपोर्टर, और मेजॉरिटी ऑफ द ऑयल कहाँ से जा रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए। तो इस रास्ते को बंद कर दिया तो ये तो मिडिल ईस्ट भी यहाँ पे सफर करेगा। सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, पर ऑयल तो वो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ईरान का मेन होल्ड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, तो ईरान ने अगर ये बंद कर दिया तो इनके ऊपर, इनकी जो इकोनॉमी चल रही है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब डेटा चाहिए होगा अगर, तो 20% दिल्ली का जो ऑयल एक्सपोर्ट चलता है वो कहां से चलता है? इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए। दूसरी तरफ आपने यूएस देखा, इमेजिन कर पा रहे हो ना, नॉर्थ अमेरिकन आपको कॉन्टिनेंट दिखना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका की यानी कि यूएस की यहाँ पे नेवी भी रहती है। नेवी क्यों रहती है? कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा खुला रहे, क्योंकि ईरान कभी भी सटक सकता है, तो उसी रीजन की वजह से। अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसके ऊपर ना सिर्फ यूएस की डिपेंडेंसी है, ना सिर्फ बाकी के वर्ल्ड की, पर जो मेन दोस्त आते हैं जैसे इंडिया सबसे पहले, ऊपर चाइना। चाइना ने तो बोला है कि हम तो पूरा ईरान को सपोर्ट करने वाले हैं, अगर चूज करना पड़े। इंडिया ने नहीं बोला है, इंडिया के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो आगे देखेंगे, पर चाइना ने बोला है कि अगर ऐसे सपोर्ट करने की बात आई जाएगी तो वी विल सपोर्ट ईरान। रशिया ने क्या बोला कि हम तो आपको गिफ्ट में न्यूक्लियर बॉम्ब दे देंगे। तो जैसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब की बात आती है, ट्रम्प दोबारा से ट्विटर पे एक्टिवेट हो जाते हैं, व्हाट एन वर्ड एन फॉर न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, तो कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब देने वाले हैं, पागल तो नहीं हो गए ऐसे। उधर नॉर्थ कोरिया, हमारे पास भी है न्यूक्लियर बॉम्ब, अगर चाहिए होगा तो हमें बताना, वो भी ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब देने को रेडी है। देन चाइना, चाइना बोलते हैं हमारे पास भी है, फिर तो हम भी आपको गिफ्ट में दे देंगे। सारे रेडी हो गए न्यूक्लियर बॉम्ब देने के लिए। तो इससे तो फिर बस आगे वही बात है, एक ही बॉम्ब बजेगा, सारे खत्म, एक ही बारी में सारी वॉर्स का सोल्यूशन आएगा। खैर उतनी डिजास्टर नहीं करते, थोड़े पॉलिटिकल सिनारियोज भी होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, चाइना ने क्या बोला? गिफ्ट दे देगा आपको न्यूक्लियर बॉम्ब की फॉर्म में, वेपन्स आप कंसीडर कर सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ। ज्यादा जो ऑयल चाइना परचेज करता है वो किससे कर रहा है? ईरान से ही कर रहा है। देन पहले पे किस पे सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पे मिलेंगे आपको? रशिया, दूसरे पे ईरान ही है। और मेजॉरिटी, अभी रशिया आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रखा है यूक्रेन के साथ, तो इस केस में चाइना की जो डिपेंडेंसी है ऑयल के ऊपर, इनका तो पूरा ही बंद हो जाएगा यहाँ पे। बेशक रिजर्व्स होते हैं सभी ने रखे हुए कि कल को ऑयल की कमी पड़ जाए तो हमारे पास रिजर्व्स होने चाहिए, पर यहाँ पे जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगी तो यहाँ पे मेजर सेटबैक लगेगा। रिजर्व भी कितने दिन तक चलेंगे? ठीक है, सेम रशिया ने भी बोला है हम भी ईरान को सपोर्ट करने वाले हैं, और इंडिया ने ईरान की तरफ देखा कि अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया फिर तेल कहां से आएगा हमें। और दूसरी जो मेन दिक्कत आने वाली है, इसको छोड़ो अभी के लिए, इस वाले मैप पे आओ, दिस वन, ये है आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब ये पानी वाला जो रूट था, हमें रशिया तक जाना होता था तो लंबा बढ़ जाता था, लगभग 16,000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस। फिर हमने एक ऐसा कॉरिडोर, एक ऐसा रास्ता अपनाया जिससे ये डिस्टेंस लगभग आधा हो चुका है, 7200 किलोमीटर। तो ये नजदीक है ना, और अगर नजदीक है कोई भी रास्ता और जो टेरेन है आपका वो भी ठीक है, सेफ तरीके से आप अपने सामान को भेज सकते हो, तो वो तो फायदेमंद है ना चीज। पर यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया से गए आप इस वाले पोर्ट पे, एक पोर्ट पड़ा था यहाँ पे चाबहार पोर्ट, किसका है? ईरान का है। बॉर्डर्स ध्यान से देखो, ये इंडिया वाला पार्ट आ गया सारा यहाँ तक, ये पाकिस्तान का है। यहाँ पे पाकिस्तान का भी एक पोर्ट है जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट। अब देखो अफगानिस्तान का तो पानी के साथ बॉर्डर टच ही नहीं हुआ, ये तो वैसे लैंडलॉक कंट्री है। तो हमने क्या किया, हैवी इन्वेस्टमेंट करी कहाँ पे? ईरान में। ईरान का ये जो चाबहार पोर्ट है, 80% इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंडिया की तरफ से गई है, तो अपना तो पैसा लगा ना, तो हम ईरान को तो सपोर्ट करेंगे ही, ऑब्वियस ही बात है। अभी सिर्फ ईरान की बात करें, इजराइल की तो बात ही नहीं आएगी, उनको कैसे हम डिनाई नहीं कर सकते। फर्स्ट थिंग, अब ईरान से आप क्या करोगे? ऊपर की तरफ चलोगे, पर कनेक्टिविटी किसके साथ मिलगी? देखो अफगानिस्तान के साथ। पर अफगानिस्तान में तालिबान रूल जब से आया है, अपने रिलेशन उतने अच्छे नहीं रहे हैं। खैर हमने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर काफी हाउसेस का भी कंस्ट्रक्शन करवाया था, तो इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे भी थी अपनी। पर ईरान से जब आप कनेक्ट कर गए तो आपकी अफगानिस्तान के साथ भी कनेक्टिविटी आ गई, और बाकी का जो पूरा का पूरा ये सेंट्रल एशियन पार्ट है इसके साथ भी कनेक्टिविटी आ गई। एंड सेंट्रल एशियन कंट्री में कितनी थी टोटल? 5, याद है ना सभी को? कजाक, किर्गी, अजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान। तो उसके साथ भी इनडायरेक्टली हमारी कनेक्टिविटी आई। अब ईरान से आप जाओगे टुवर्ड अजरबैजान। अजरबैजान जो है ये आपकी ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, मतलब कुछ हिस्सा इसका एशिया में भी लाई करता है और कुछ यूरोप में भी लाई करता है। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, यूरोप के साथ भी कनेक्टिविटी हुई, और ऊपर मेन लैंड ऑफ रशिया जिसके साथ हमें अपनी कनेक्टिविटी इंक्रीज करनी थी। जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी तो रशिया ने हमें व्हीट भी भेजी थी, गेहूं भी भेजी थी।
ठीक है, इसी रूट के जरिए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ये पानी वाले रास्ते को अवॉइड करने के लिए हमने देखा कि हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव रूट आ चुका है, विच इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। मेन फाउंडर पूछे जाए तो इंडिया था, ईरान था और रशिया था। अजरबैजान से बाद में बातचीत करी थी कि आपको तो नहीं बनना मेंबर, इन्होंने बोला बन जाते हैं, फायदा ही है इसमें, ट्रेडिंग होगी, पर ये रूट अभी तक बंद पड़ा हुआ है। लग गया पता? तो ईरान का एक पॉइंट आपको दिख गया, विच इज चाबहार पोर्ट। दूसरा आपने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रेलिवेंस। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, अब एकदम से आप सोचो ऑयल की शॉर्टेज पड़ गई, मतलब बैकएंड से सप्लाई कम है, प्राइसेस एकदम से रेज करेंगे, पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। तभी तो इंडिया दो पैरामीटर्स लेके चलता है, वन इज हेडलाइन और दूसरा था कोर इन्फ्लेशन। कोर में एनर्जी थी या नहीं थी? नहीं थी उसमें। तो देखा फ्लक्चुएट कितने जल्दी कर सकता है, एक दिन भी अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होती है, सारी जो डायनेमिक्स हैं वो फ्लक्चुएट करेंगे, आपकी जो इन्फ्लेशन के रेट्स हैं वो भी चेंज करेंगे, और जो ग्रोथ होगी वो ड्रॉप करेगी कि इंक्रीज करेगी? ऑब्वियसली ड्रॉप ही करेगी वो। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज है, ये बॉर्डर्स है, इनको ध्यान रखना। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे प्रॉक्सी वॉर्स करवाता है। इराक में आपने एक ग्रुप सुना होगा, कुर्दिश। सिर्फ इराक में नहीं है, थोड़ा सा तुर्कमेनिस्तान के साथ है, थोड़ा सा सीरिया के साथ है, इस इशू को सेपरेट ही पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नहीं उसमें जा रहे। तो ये सारे यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर्स करवाए गए हैं फ्रॉम द ईरान इजराइल वाली साइड पे। बाकी अर्मेनिया के साथ भी बॉर्डर शेयर्ड है, इराक तुर्की। इराक वो देखो साइड में आ गया, तो इसको इमेजिन करते चलना है जब भी इराक की बात होगी। जैसे ईरान इराक इकॉर्ड आएगा तो वहां पे समझ लेना ईरान की साइड में कौन बैठा हुआ है, इराक। इनके बीच में भी एक लड़ाई हुई थी तो उसका अकॉर्ड आया था, समझौता। फिर आता है आपका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये कंडक्ट करा यूएस ने, किसके अगेंस्ट? ईरान के। क्योंकि यूएस किसकी बैकिंग कर रहा है? इजराइल की, ऑब्वियसली। तो किसके अगेंस्ट होगा ये? ईरान के। नाम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, मतलब हथौड़ा मारा है बीच रात में। ठीक है, अब जब आप मैप देख रहे हो पीछे, यहाँ पे नहीं दिख रहा अच्छे से, इसमें देखो, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, कितनी दूरी पे है, बीच में अटलांटिक ओशियन आएगा, फिर अफ्रीकन यूनियन के ऊपर ऊपर से ये मेडिटेरियन सी वाले रूट से गए और ईरान पे जाके अटैक किया। इन्होंने फ्यूलिंग भी मिड एयर में ही करी। जैसे आपने स्पेस में डॉकिंग पढ़ी थी ना, कि दो मशीन्स को जोड़ दिया जाता है कि कल को फ्यूल खत्म हो जाए स्पेस के अंदर, तो आपके पास दूसरी मशीन आए छोटी मोटी, वो फ्यूल डाले और चली जाए। इन्होंने भी ये जो B-2 बॉम्बर्स इन्होंने गिराए यहाँ पे, इनसे जो बॉम्ब्स गिराए हैं, उसमें क्या किया है? मिड एयर फ्यूलिंग करी है। तो ये भी एक अपने में बहुत कटिंग एज टेक्नोलॉजी का नमूना देखने को मिलेगा आपको। 1-2 बिलियन तक की कॉस्टिंग है इसकी, अगर खरीदना, कॉस्टिंग ही है वो, अगर खरीदना हो तो डबल हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो कभी यूएस ने खुद भी इसको बेचने की ट्राई नहीं करी, और अनडिटेक्टेड गया है ये अटैक करने के लिए, डिटेक्शन ही नहीं हो पाई इसकी, किसी के रेडार में नहीं आया है। तो स्पीड सोच लो कितनी ज्यादा होगी, थ्रस्ट कितनी ज्यादा होगी, कितनी हाइट पे ये गया होगा। तो इन्होंने अटैक करा ईरान की कुछ टेरिटरीज के ऊपर। कौन कौन सी टेरिटरीज थी? तो 3 आप ध्यान में रखोगे। एक तो आप बार बार सुन रहे हो ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, विच इज नतांज। नतांज जो है यहाँ पे लार्जेस्ट यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर है ईरान का, जो पहले भी इसराइल के अटैक से डैमेज हुआ था। जब शमखानी की डेथ होती है, शमखानी, मैंने पिछली बार शायद नाम गलत ले लिया था, शमखानी, वो जो इनका मिलिट्री एडवाइजर है। तो यहाँ भी आप देखोगे इजरायली अटैक से ऑलरेडी ये डैमेज हो चुका था। अब यहाँ पे दोबारा से यूएस ने जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर करा, उससे भी यहाँ पे और डिस्ट्रक्शन कॉज करी। तो यूरेनियम का एनरिचमेंट सेंटर यहीं पे है। सुनो, एनरिचमेंट को आप ऐसे सोच सकते हो, यूरेनियम पता है ना आपको कि ये फ्यूल की तरह हम यूज करते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, पता है इतना सभी को। अगर इसकी एनरिचमेंट, इसको गोल गोल घुमाया जाता है, अगर इसकी एनरिचमेंट हम सिर्फ 15 से 20% कर रहे हैं, तो उससे बनेगी न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपने जनरेट करवा ली। पर अगर इसकी एनरिचमेंट आप कर रहे हो 90% तक, तो इससे बनेंगे न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स। ठीक है, तो एनरिचमेंट का ये रहता है। आपने ऐसे देखी होंगी इमेजेस, कुछ बड़े सारे कंटेनर्स रखे हुए थे उसमें, तो वो एनरिचमेंट का ही पर्पस होता है। कंटेनर्स के अंदर वो मशीन घूमती है फिर बहुत स्पीड में। एंड देन दूसरी जो लोकेशन आएगी वो ये वाली आ जाएगी, विच इज फर्दो। फर्दो की इमेजेस को रिलीज किया ईरान ने, ज्यादा डिस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं हुई है। फर्दो में क्या है? तो यहाँ पे क्रिटिकल न्यूक्लियर साइट ही है, और बोला गया है कि माउंटेन्स के नीचे जाके बनाए हुए हैं उन्होंने, ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी बनी रहे इनकी न्यूक्लियर साइट की। तो लोकेशन क्या है? फर्दो। जैसे सार्दिनिया के ऊपर इस बार क्वेश्चन आया था, सार्दिनिया वाला करा था, फ्रांस के सामने लिखा हुआ था सार्दिनिया, तो उसका तो करेक्ट ही था वो। तो लोकेशंस आती हैं पेपर में आपके, और डाला भी हुआ है क्वेश्चन मैंने, आप उसको आज सॉल्व करोगे।
एंड तीसरी जो लोकेशन है वो बिल्कुल नीचे, तो ऊपर फरदो थी, नीचे नतांज आई और नीचे आएगी इस्फाहन। इस्फाहन में क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब ग्रेड फ्यूल मिलेगा आपको, जिसको स्टोरेज पर्पस से यहाँ पे रखा गया है। तो इन 3 साइट्स के ऊपर यूएस ने ऑपरेशन जो मिडनाइट हैमर चलाया था, यहाँ पे अटैक्स करे। ठीक है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये अभी आपको फ्रेश लगेगा, थोड़े टाइम के बाद आप भूल जाओगे, पेपर में आपको ये देखने को मिल सकता है, तो आप याद रखेंगे इसको। हाँ जी, नहीं, यूएन तो आ सकता है आराम से, क्योंकि वो वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं ना इस टाइम पे, पैसे के टर्म में। बाकी आ रहे हैं अभी आगे, मैंने, आप लेट हो गए थोड़ा क्लास में आने से, कुछ बताया था, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये B2 बॉम्बर है और इसकी शेप बिल्कुल ईगल के पैरामीटर्स पे बनाई गई है, काफी यूनिक है अपने में ही। चलिए जी, B2 बॉम्बर्स के बाद नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने देख लिया। एंड देन रशिया ने बोला है, ऑफर किया है कि हम आपको न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिफ्ट में कर देंगे, ईरान को बोला हुआ है। सिमिलरली चाइना ने सेम, नॉर्थ कोरिया ने बोला हुआ है, नॉर्थ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। नाउ आते हैं जियोनिज्म के ऊपर, जो कि इनका धर्म है ज्यूइश कम्युनिटी का। 1948 से पहले जितना भी टाइम गया, मैंने बोला 1948, अब इससे पहले देखोगे आप ज्यूइश पीपल इधर उधर घूम रहे हैं, कभी मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं, कभी यूरोपियन यूनियन में चले जा रहे हैं, पर इनको कहीं पे स्टेबल जगह नहीं मिल रही थी। तो इनको रियलाइज हुआ कि हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। इन्होंने बोला कि जहां भी हमारा घर था, यानी कि पैलेस्टीन के अंदर जिन भी एरियाज के अंदर ये रहा करते थे, वहां पे हम दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट करेंगे अपनी। इंटरफेरेंस होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तीसरी पार्टी आ गई, आपकी जितने भी वेना कन्वेंशन आप पढ़ते हो, डिप्लोमेटिक रूल्स पढ़ते हो, उसमें लिखा गया है कि थर्ड पार्टी की आपकी चॉइस होती है अगर आप इन्वॉल्व करना चाहते हो। यूएस को इन्विटेशन नहीं देना पड़ता, वो खुद ही इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं ही सारे मैटर्स को सॉल्व करने के लिए बना हुआ हूं। तो 1948 से पहले इनकी कोई एक जगह नहीं थी। स्टेबिलिटी के लिए इन्होंने क्या किया, जो आज के टाइम पे आप मैप देखते हो, पैलेस्टीन वाला जो हुआ करता था, शायद मैंने पिक्चर भी लगाई होगी एक जगह पे, आगे देख लेना। तो वहां पे ये वापस आते हैं कि हमें अपनी ज्विश स्टेट यहाँ पे एस्टेब्लिश करनी है। जब ये वापस आते हैं, इनको हेल्प चाहिए थी, अटैक करने में तो ये खुद ही माहिर हो चुके थे, अपने यूथ को इन्होंने ट्रेन कर रखा था। तो यूनाइटेड नेशन भी बीच में आता है, उन्होंने बोला ठीक है, जो आज के टाइम पे आपको गाजा पट्टी छोड़ दो, वेस्ट बैंक छोड़ दो, बाकी सारा किसका एरिया आ गया, इसराइल का आ गया, कर दिया डिवाइड। यहाँ पे भी अगेन यूएन की ही एंट्री हुई थी। हमारा जो कश्मीर वाला केस है वो भी तो यूएनओ ही गया था, तो आज तक पेंडिंग ही चल रहा है वो। तो ये सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होते, इनको चाहिए कि डिस्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि अगर डिस्टेबिलिटी होगी तभी इनके वेपन्स बिकेंगे और तभी इनके ऊपर फोकस रहेगा कि हाँ जी, इनको देखो कैसे वर्ल्ड लीडर की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। नाउ जियोनिज्म के ऊपर फोकस करते हैं। ये एक रिलीजियस और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी। थाउजेंड ऑफ ज्यूइश पीपल जिनका पहले घर हुआ करता था मिडल ईस्ट में, अब लग रहा है ना पता, मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया एंड ऑल, उनके ऊपर जाके आप देखोगे पैलेस्टीन आपको दिखेगा। अब का इसराइल है, पहले पैलेस्टीन हुआ करता था। तो वहां पे 1948 में ये एस्टेब्लिश कर जाते हैं। ईरान भी वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री था। वन ऑफ द फर्स्ट का मतलब है कि बहुत सारी कंट्रीज ने जब इसराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करा, उसमें से इंडिया 1949 में रिकॉग्नाइज कर देता है कि हाँ जी, इसराइल एक कंट्री है। ईरान भी फर्स्ट में था जिसने 1948 में ही बोल दिया कि हाँ जी, इसराइल एक कंट्री है। तुर्की था, तुर्की ने भी बोल दिया कि हाँ जी, इसराइल एक कंट्री है। अलॉन्ग विद यूएस यूके, इन्होंने तो बोल ही दिया था। जब भी किसी कंट्री को डेजिग्नेट करना होता है तो वोटिंग डलती है, सारे जो बाकी की कंट्रीज होती हैं उनसे पूछा जाता है कि आप इसको कंट्री कबूल करते हैं, तो फिर सारे कबूल करते हैं। तो वही वाला यहाँ पे सिनारियो चलता है। नाउ नेक्स्ट जो आता है, फॉर द फर्स्ट टाइम ईरान ने ओपनली अटैक करा है। ये जो 24 और 25 का आप कॉन्फ्लिक्ट सुनते आ रहे हो, पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले कैसे कर रहा था, प्रॉक्सी वॉर्स के जरिए। हिजबुल्ला देखा आपने, हाउदी देखा, देन हमास देखा, ठीक है, तभी मैंने पहले बता दिया आपको। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जितने भी वेसल्स यानी कि कंटेनर्स जियोनिस्ट रिजीम से आ रहे थे, उन सभी के ऊपर बैन लगा दिया हुआ है। मतलब जो तेल जा रहा था टुवर्ड इसराइल, उनकी कंट्रीज के जो वेसल्स थे उनके ऊपर पूरा बैन लगाया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इनके कंटेनर तो नहीं जाएंगे, शिप्स नहीं जाएंगी जिसके ऊपर वो ऑयल को लेके जा रहे हो। देन रिएक्शन क्या हुआ वर्ल्ड का, तो आपके सामने ही है वो, इसके ऊपर हम कुछ लिख भी नहीं सकते। नेक्स्ट आ जाओ, राइजिंग कंसर्न, ऑल आउट वॉर। अभी इसराइल के ऊपर डिपेंड करता है, आपको लगता है इसराइल रुकने वाला है? सेम है, दोनों के ईगो के ऊपर बात आ चुकी है, ना तो ईरान रुकने वाला है ना तो इसराइल रुकने वाला है। और जो खर्चा, अगर रशिया और यूक्रेन की आप एनालिसिस देखोगे, उनका जो खर्चा जा रहा है ना एक एक महीने का, वो 12 मिलियन तक का खर्चा जा रहा है। लगाओ हिसाब, 10 महीने के अंदर कितना खर्चा हुआ होगा, 120 मिलियन। तो ये इंक्रीज ही होता जाएगा। सेम यहाँ पे होगा, इनको तो अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, थोड़े दिन में इनका भी जो खर्चे हैं वो बढ़ने वाले हैं। देन नेक्स्ट आ जाओ,
यूएस ने कैसे हेल्प करी थी? तो क्या हुआ, एक दिन ईरान वालों ने ड्रोन भेजे, जॉर्डन, सीरिया, इराक, हो रहे हैं आप कंट्रीज इमेजिन। इराक कहां पे दिखाई दिया आपको? ईरान के कौन सी साइड पे? अब बताओ, ये है ईरान मैप के ऊपर। अब बताओ इराक कहां दिख रहा है? इस वाली साइड, ठीक है, इराक। और ये सीरिया और इराक कहां, सॉरी, सीरिया और जॉर्डन कहां पे दिख रहे हैं? ठीक है, ये इजराइल आ गया, यहाँ पे आपको जॉर्डन वाला हिस्सा दिख रहा है, देन ये सीरिया वाला दिखेगा। तो इसीलिए मैप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने हैं तो मैप का थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे ड्रोन अटैक करा था ईरान ने, जिसको यूएस ने शॉट डाउन कर दिया था, इस तरह से दिखे थे ये सारे। तो यूएस भी इन्वॉल्व हो चुका है, यूके भी इन्वॉल्व हो चुका है। खास बात यह है कि ट्रंप की कोई भी नहीं सुन रहा, ना तो ईरान सुन रहा है, ना तो इसराइल सुन रहा है। नेक्स्ट, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको P5 के नाम से भी जाना जाता है। 5 लोग आगे आते हैं, इन्होंने बोला कि हम पूरी दुनिया के अंदर सिक्योरिटी, पीस को एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि हमने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं। ये जो 5 कंट्रीज आप देखते हो ना, यूएस, हिरोशिमा और नागासाकी वाला आपने बॉम्बिंग सुनी थी जापान के एरिया में, तो कौन से ईयर में हुई थी वो? लगभग 1945। सिमिलरली उसके बाद जो दूसरी कंट्री आएगी, हिरोशिमा एंड नागासाकी। देन दूसरी आई थी आपकी रशिया। रशिया ने कब करा था? तो 1949 में कर लिया था। थर्ड जो कंट्री आई आपका, यूके, इसने 1952 के आसपास कर लिया था अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। सिमिलरली चाइना की अगर बात करें तो चाइना ने 1962 में अपना वेपन टेस्ट कर लिया था। इंडिया की अभी बात नहीं करेंगे, वो स्टोरी फिर कभी सुनाऊंगी आपको, सुनाती हूँ मैं उसको, 3-4 बार सुना दी है वैसे। नए वाले स्टूडेंट्स को पता नहीं होगी। एंड चाइना के बाद जो नेक्स्ट आती है वो कौन सी थी? फ्रांस। और फ्रांस ने वैसे 1960 में एक करा था अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, पर इनके हिसाब से वो ज्यादा बड़ा वेपन टेस्ट नहीं था, तो इन्होंने थोड़ा सा वेट करा। 1967 और 8 के आसपास इन्होंने अपना दूसरा टेस्ट करा था, जिसके बाद ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट प्रूव हो चुके थे। और अगले ही साल ये फिर 1968 में एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी लेके आते हैं, एनपीटी के नाम से जिसको जाना जाता है, कि अब कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगी। लगता है आपको इंडिया ने साइन करा होगा? उस नहीं किया, खुद तो बना लिए वेपन, अब बाकियों को ज्ञान दे रहे हैं कि पीस एस्टेब्लिश करते हैं। फिर तो जवाहरलाल नेहरू ने भी बोला था कि पीस एस्टेब्लिश करते हैं, न्यूक्लियर वेपन रहने देते हैं, तो उनको तो बड़ा सुनना पड़ता है, आज भी सुनना पड़ता है। तो ये चीजें तो हो जाती हैं रद्द, एनपीटी इंडिया ने साइन नहीं किया था। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपनी यूएनएससी की है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, जो कि नहीं कर पा रही है, फेलियर दिख रहा है यहाँ पे। सेम G7 समिट आप सुनते हो, G7 भी ट्रंप के हिसाब से वेस्ट हो चुका है, आज के टाइम पे उसका कोई रेलिवेंस नहीं बचा है। खैर, सबमिट हो रहे हैं, बातें वहां पे भी हो रही हैं। अब क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पूरे वर्ल्ड के ऊपर इंपैक्ट्स आने वाले हैं? सबसे पहला तो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज करेंगे इंडीड, कुछ वेसल्स के ऊपर तो ये बैन लगाएंगे, प्रोहिबिशन लगाएंगे ही, तो उससे ऑयल प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। तो जो आपका ये एक एक बैरल के अंदर कितने लीटर मिलेंगे आपको? लगभग लीटर्स, लगभग 158 पॉइंट समथिंग लीटर्स होते हैं, वो 159 के बराबर ही पड़ जाता है एक बैरल के अंदर अगर देखोगे। तो वो $100 को क्रॉस करने वाला है, आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी अगर ये पूरा रूट बंद होता है तो। ठीक है, ग्लोबल इन्फ्लेशन तभी मिलेगी, अभी तो नहीं है बंद। उसके बाद डिसरप्शन होगी सप्लाई चेन के ऊपर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होगा तो हमने देखा इंडिया भी नहीं जाएगा, चाइना भी नहीं जाएगा, आगे वाली जो पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां पे भी एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो डिसरप्शन आई ना सप्लाई में, और बैकएंड से सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियसली बात है महंगाई बढ़ने वाली है और ग्रोथ ठप होने वाली है, तो हाई इन्फ्लेशन मिलेगी। और इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी स्लो डाउन हो सकती है? तो जो ग्रो कर रही है उससे 3.1% रिड्यूस कर सकती है। अब ये डेटा में भी आपको परसेंटेज में कम लगेगा, पर ये पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के हिसाब से बोला हुआ है। ठीक है, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी से ग्रॉस से लिया हुआ यहाँ पे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसको प्रोजेक्ट किया। चैलेंजेस क्या क्या है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में? ये तो चलो कुछ नहीं है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। रशिया एंड चाइना किसको सपोर्ट करेंगे? तो मे बी ईरान को। रीजनल डिस्टेबलाइजेशन, सऊदी अरेबिया हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, कतर में आपने देखा होगा जो एयरबेस था भी यूएस का, उसको उड़ा दिया। ठीक है, अच्छा वो स्टार्टिंग में जो मैप था ये देखो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, दिस वन, ये जो पूरे पिंक कलर के दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे यूएस के एयर बेसिस हैं। इनको इंटरफेरेंस का पहले से ही शौक रहा है, इन्होंने एयर बेसिस बना रखे हैं हर कंट्री के अंदर लगभग। अपनी कंट्री में है? कहाँ पे है? नहीं है, अपनी कंट्री में नहीं है। हम सॉवरिन कंट्री बोलते हैं खुद को, तो हमें नहीं है इनकी हेल्प की जरूरत। तो यहाँ पे एक आप देखोगे कतर वाले एरिया में अल हौदिद, इसको ईरान ने उड़ा दिया है, यहाँ पे अटैक कर दिए हैं, जो कतर वाला है। तो ये पूछा जा सकता है कि अल हौदिद जो एयरबेस है यूएस का, कौन सी कंट्री के अंदर लोकेटेड है? तो आंसर आएगा कतर।
बाकी यूएई, सऊदी अरेबिया, यूएई तो अपने में ही बहुत ग्रोइंग कंट्री है, ठीक है। आज के टाइम पे एजुकेशन के हिसाब से देख लो, बाकी ऑयल तो ये भी बेचते हैं, इंजन ऑयल ये बेचते हैं। बाकी आप कंपनीज काफी सारी सुनते हो इनके कॉन्टेक्स्ट में यूएई, तो यहाँ पे भी रीजनल डिस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली कोई ना कोई ड्रोन आ जाता है अटैक करने के लिए। और देखो इंटरसेप्ट तो कर रहे हैं यूएस वाले। इंटरसेप्शन का मतलब होता है हवा में कोई आपको टारगेट करने की ट्राई कर रहा था, आपने कोई मिसाइल भेजी या फिर ड्रोन भेजा, कोई भी वेपन यूज किया, उसको यहीं पे खत्म कर दिया। पर मलबा तो आएगा वापस, रेडिएशन थोड़ी बन गई इसकी। और कई बार वो जो मलबा गिरता है नीचे, वो ह्यूमन टेरिटरीज जहां पे लोग आराम से रह रहे थे वहां पे भी आके गिरता है। तो ये सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज इस रीजनल एरिया के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। देन नेक्स्ट आ जाएगा आपका रीजनल डिस्टेबलाइजेशन के बाद थोड़े से पुराने टाइम में अब चलते हैं। तो 1979 से पहले आप ईरान और इजराइल के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखोगे। हमने देखा 1948 में इजराइल की फॉर्मेशन होती है और ईरान ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ जी इजराइल एक नई कंट्री बन चुका है। इवन 1949 में इंडिया ने डेजिग्नेट कर दिया 1949 में कि हाँ जी इजराइल एक कंट्री है। और 1949 से हमारी हेल्प बहुत ज्यादा करी है इजराइल ने इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी। जब कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, तो उस टाइम पे यूएस ने हमें जो सैटेलाइट की डिटेलिंग्स थी वो देने से मना कर दी थी। उस टाइम पे आगे कौन खड़ा हुआ था? इजराइल। इजराइल ने हेल्प करी थी। तो बोलो अब तुम सिर्फ ईरान को सपोर्ट कर सकते हो अकेले? नहीं कर सकते। जितनी भी वॉर्स हुई, जितनी भी फाइट्स हुई इंडिया की किसी दूसरी टेरिटरी के साथ, इजराइल हमेशा साथ में खड़ा हुआ। एक इजराइल था और दूसरा रशिया था। तो हमेशा से ये दोस्ती बरकरार रही और आपको सपोर्ट आगे भी जरूरत पड़ सकती है। तो आप ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते रिलेशन किसी एक कंट्री का साथ देके। तो अभी के लिए इंडिया एब्सटेन ही कर रहा है, ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं यहाँ पे शो करेगा। 1979 से अगर पहले का देखें तो एक 1967 में मैंने आपको वॉर बताई थी, बताना कौन सी थी? रमादान वॉर। और क्या नाम था उसका? यौम किपुर वॉर। हाँ जी, हैंड रेस करो फटाफट से, किस किस के ऊपर इजराइल ने यहां पे अटैक किया था? 1979 से पहले का ही है ना टाइम पीरियड। तो अभी तो रिलेशन ईरान और इजराइल के ठीक है, तो मतलब ईरान तो नहीं होगा इसमें इन्वॉल्व। बाकी बताओ, एक तरफ कौन था? सिनाई पेनिनसुला वाला एरिया, देन सीरिया का कुछ एरिया था और थोड़ा सा जॉर्डन वाला एरिया था। यहां पे इजरायली फोर्सेस ने अटैक्स करे थे क्योंकि ये इजराइल की बात नहीं सुन रहे थे। पर अभी आप क्या देख रहे हो? ईरान यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। फर्स्ट थिंग यौम किपुर वॉर एंड 1948। ये देखो फर्स्ट अरब इजरायली वॉर आपको देखने को मिलेगी 1948 में। ये अरब के साथ बोला हुआ है, यानी कि मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, इनके साथ वॉर्स आपको देखने को मिलेगी फ्रॉम 1948। मतलब अगर कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसा आता है जो अरब को प्रमोट करेगा, तो अब बताओ इजराइल की उसके साथ बनने वाली थी या नहीं बनने वाली थी? ऑब्वियसली नहीं बनने वाली थी। अब थोड़े से पॉलिटिकल डायमेंशन देखो। पहलवी डायनेस्टी हुआ करती थी, शाह मोहम्मद रेजा पहलवी राजा का नाम था, ये साइड में आपको फोटो दिखेगी। तो उस टाइम पे यूएस और इजराइल दोनों ही ईरान को सपोर्ट किया करते थे। ये जो पहलवी डायनेस्टी है इन्होंने रूल किया था इस टाइम पे ईरान वाले रीजन पे। अब आता है 1979 का रेवोल्यूशन, रेजा गए, इनको हटा दिया गद्दी पर से। अब इस्लामिक रेजीम यहाँ पे बैठता है और इस्लामिक धर्म की तरफ से एक स्टेटमेंट जाती है कि ये जो इजराइल है ये लिटिल सतन है और जो यूनाइटेड स्टेट है ये ग्रेट सतन है। दोनों ही अक्यूजर हैं, दोनों ही क्रिमिनल है। एक बड़े वाला क्रिमिनल है यूएस और छोटे वाला क्रिमिनल है इजराइल। लो, ईरान के जो रिलेशन अभी तक वार्म में चल रहे थे, गर्म थे, नरम थे, वो सारे हो गए यहाँ पे डिसरप्ट एक स्टेटमेंट से, क्योंकि धर्म के ऊपर स्टेटमेंट गई थी। देन नेक्स्ट अभी भी तो यही हुआ था 2019 में, खामेनी ने बोला था कि ये फिल्द है, फिर से बोली थी वो फिल्द वाली स्टेटमेंट। तो ये लड़ाई होनी तो निश्चित ही थी। खैर उस टाइम पे प्रॉक्सी वॉर्स आपको ज्यादा मिलेंगे। अब ईरान जो था इनकी प्रेजेंस अब थोड़ी ग्रो करने लगी इस्लामिक रेजीम के अंदर। किसके अगेंस्ट? इजराइल के अगेंस्ट, ठीक है। अब इससे पहले क्या होता था, जो अरब नेशंस थे वो अरब अप्रोच लेके चलते थे, मतलब जो अरेबिक कल्चर है वो ज्यादा प्रमोट करना है। तो उसमें ना ईरान बीच में पिस रहा था। ईरान हो गया, ईरान में थोड़ी था वो वाला धर्म, अरब थोड़ी था, अरब नेशन थोड़ी था ईरान, वो तो बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में आ रहा था। उनका धर्म, अपने रूल्स रेगुलेशन डिफरेंट थे। तो उनको ऐसे लगता था कि हमें तो अवॉइड किया जा रहा है। बट जैसे 1979 में आपको ये रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा, तो उस टाइम पे ईरान हो जाएगा एक्टिव कि हमें भी अपनी प्रेजेंस पूरी दुनिया को शो करवानी है। मतलब ईगो के ऊपर बात आ चुकी है, अपने सॉवरेनिटी के ऊपर इनकी बात आ चुकी थी। नाउ ईरान के रिलेशन कैसे थे इजिप्ट के साथ? पहले तो एक आदमी की शक्ल देखो, ये वाली, ये इसका नाम है नसेर।
1970 में इसकी डेथ होगी, नसे। ये इजिप्ट में हुआ करता था और ये प्रो अरेबिक था, मतलब अरब नेशंस को ज्यादा सपोर्ट करता था। इसने ईरान के अंदर ऐसी फीलिंग डेवलप कर दी कि आप अरब नेशंस के साथ ऐसे वार्म रिलेशन नहीं रख सकते, क्योंकि आपका तो धर्म ही अलग है। धर्म के बेसिस पे इसने बाइफर्केशन करवाने की ट्राई करी, पर 1970 में इसकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद अल्टीमेटली जो अरेबिक कंट्रीज थी उनके साथ ईरान के रिलेशन अच्छे हो गए, खुद ही हो गए अच्छे इसकी डेथ के बाद ही। वो होता है ना एजेंडा, आप इतनी जोर से बोलते हो कि सामने वाले को लगता है कि सच में हम तो अलग है। ठीक है, तो इसकी डेथ 1970 में होती है, ये रिलेशन ठीक हो जाते हैं, जो इजिप्ट के साथ भी ठीक हो जाता है ईरान का रिलेशन, जो इसने बिगाड़ के रखा हुआ था। एंड देन आता है ईरान इराक अकॉर्ड 1975 का। ये सीजफायर हो जाता है, एक छोटी सी लड़ाई ईरान और इराक की भी चल रही थी, ये भी नॉर्मलाइज हो जाती है 1975 में। तो मतलब आपको अभी स्टेबलाइजेशन दिखेगी। पर पोस्ट 1979 अगर देखोगे, प्रॉक्सी वॉर्स में ईरान इंडल्ज हो जाता है। इजराइल ने भी बहुत सारे छोटे छोटे अटैक्स करवाए, जितने भी ईरान के यूरेनियम वाले लोकेशन थे, जो अभी आपने देखा नातांज था, फोर्डो था, इन सारे एरियाज में पहले से इजराइल अटैक करवाता है। पर ईरान क्या करता था, डायरेक्ट अटैक नहीं करवाता था, जिस वजह से इजराइल की काफी ज्यादा नेगेटिव इमेज बन के आती थी कि इजराइल ओपनली अटैक करवा रहा है पर ईरान हेल्प लेके अटैक करवा रहा है, जो आपने देख लिया प्रॉक्सी वॉर्स के अंदर। इवन 2010 में आप देखोगे एक स्टक्सनेट साइबर अटैक हुआ था, यूएस और इजराइल दोनों साथ में थे। इन्होंने क्या किया, जो यूरेनियम रिलेटेड डिटेल्स थी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की डिटेल थी ईरान की, उसके ऊपर ये मलेशियस सॉफ्टवेयर जो भी होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो उसका नाम था ये स्टक्सनेट साइबर अटैक। ये साइबर वॉरफेयर का एक एग्जाम्पल था जो पूरी ग्लोब में आज भी जाना जाता है, पब्लिक डोमेन में आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। स्टक्सनेट साइबर अटैक किसने करवाया था, यूएस और इजराइल थे एक तरफ, किसके यूरेनियम प्रोग्राम के ऊपर, न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर, ईरान के। ठीक है, तो ये साइबर वॉरफेयर में भी इंडल्ज हो चुके हैं एक टाइम पे, ये भी आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट, ये आपने कर लिया ईरान का प्रॉक्सी सपोर्ट, हाउदी, हिजबुल्ला और आपके हमास, तो ये वही कंट्रीज लिखी हुई है दोबारा से। अब इंडिया की रिलेशन की बात करते हैं। चलो इसकी बात करने की भी जरूरत नहीं है, अब आप ही खुद ही बताओगे। सबसे पहले ईरान की बात कर लेते हैं। नंबर 1, क्यों ईरान इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है? हैंड रेस करो और अपने अपने पक्ष रखो। मैंने बोला था लास्ट में मौका मिलेगा सभी को बोलने का। हाँ जी शिखा, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, एक आ गया चाबहार पोर्ट। ऑनलाइन वाले जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर लिखेंगे। हाँ जी, नंबर 2 कौन बताएगा? हाँ जी नितिन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मतलब ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी, तो ऑयल वाला वर्ड आ गया। ठीक है, और चाबहार पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट था? आईएनएसटीसी, वो भी आप अलग से पॉइंट लिख सकते हो, क्योंकि उसका तो पूरा मैप बन जाएगा, कनेक्टिविटी दिखा सकते हो। और कोई पॉइंट? कल्चरल टाइज भी हैं। ईरान ने इंडिया को उस लिस्ट के अंदर रखा है कि आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने लोगों को विदाउट वीजा भी यहाँ पे भेज सकते हो। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन लगा था अभी इंडियंस को वापस लाने के लिए? ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, कल्चरल टाइज भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये अभी तक जितना आपने पढ़ा उसमें से आपके क्रक्स निकल के आए। देन दूसरी तरफ आ जाओ, इजराइल। हाँ जी, इजराइल का क्या क्या लग रहा है? नंबर 1 एम्यूनिशन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी। और ये एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस तो नहीं किया, एक टाइम पे क्या हुआ वहां पे, जब डेजर्टिफिकेशन हुई, डेजर्ट रेगिस्तान बना, उन्होंने अपनी सॉइल को और वाटर की ऐसी कनेक्टिविटी बनाई इजराइल ने, इन्होंने पैडी ग्रो करके दिखा दी। वही एग्जाम्पल आज भी इंडिया के अंदर यूज हो रहे हैं, जिसे ट्रांसप्लांटेशन के मेथड से भी आप जानते हो, पैडी ट्रांसप्लांटेशन मेथड के जरिए। तो इसके कहीं ना कहीं जो शुरुआत करी थी कि कैसे आप कम फर्टाइल एरिया में, और जहां पे पानी उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है या फिर सॉल्टी है, वहां पे भी इन ट्रांसप्लांटेशन जैसे मेथड्स को इंड्यूस कर सकते हो। तो वो एग्जाम्पल भी कहां पे आप ऐड कर सकते हो, इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में। देन सपोर्ट इन वॉर्स, एग्जाम्पल देख लिया आपने, वो चाहे 9/11 का अटैक हुआ हो, कारगिल वॉर हो, जितने मर्जी अटैक, इंडो चाइना वॉर था, तो सभी में इसराइल ने इंडिया को ही सपोर्ट किया था। ठीक है, तो फ्रेंडशिप भी आपको यहाँ पे दिखेगी। तो 1 बाय 1 अब रीड कर लेते हैं। सबसे पहले तो डिप्लोमेटिक पाथवे ही चूज करना पड़ेगा इंडिया को। ईरान को भी ना लगे कि इसराइल के सपोर्ट में है, और इसराइल को भी ना लगे कि ईरान के सपोर्ट में है। डिप्लोमेसी यहाँ पे शो करनी पड़ेगी, जिससे सबसे बढ़िया मेथड होता है कि आप ज्यादा बोलो ही मत, चुप ही रहती हैं सरकारें। एंड हिस्टोरिकल रिलेशन देखोगे तो आज के नहीं है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे है। तब से ही सुनते आ रहे हो ना वर्ड पर्शिया, ट्रेड किया करते थे इंडस वैली के पीपल, तो तब से रिलेशन एस्टेब्लिश है ईरान के साथ। और एक हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी भी ईरान के साथ साइन करी थी 15 मार्च 1950 को, विच इज फ्रेंडशिप
ट्रिटी। एक डिक्लेरेशन भी हुआ था, तेहरान डिक्लेरेशन। तेहरान किसकी कैपिटल आ जाएगी अगेन? ईरान की आ जाएगी, जिसमें बोला था कि हम इक्विटेबल, प्लूरलिस्टिक, कोऑपरेटिव ऑर्डर मेंटेन करेंगे। इक्विटेबल पे फोकस था कि जो भी वल्नरेबल सेक्शन होंगे उन्हें पहले चीजें प्रोवाइड करने की ट्राई करेंगे। अमीरों के पास तो ऑलरेडी काफी है, जो बचेगा उनको दे देंगे। पर होता नहीं है ऐसा। वेल्थ इन इक्वालिटी का आप एग्जाम्पल आज देखते हो। लास्ट ईयर का नोबेल प्राइज मिला इस वजह से था क्योंकि इकोनॉमिस्ट का टॉपिक ही वेल्थ इन इक्वालिटी था, कि थोड़े से सेक्शन के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, बाकियों में सारा बंटा होता है। एंड नेक्स्ट लिखा है प्लूरलिस्टिक। प्लूरल वर्ड क्या होते हैं? प्लूरल, सारे डायमेंशन इसमें आएंगे। आप यूनिटी को प्रमोट करोगे, कल्चरल टाइज को प्रमोट करोगे। इन शॉर्ट आप क्या करने वाले हो? कोऑपरेशन इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर। नेक्स्ट, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखो। सबसे पहले आपने देख लिया दिस वन इज ईरान, तो हमें कनेक्टिविटी मिल जाती है अफगानिस्तान के साथ, यहाँ सेंट्रल एशिया के साथ, और ऊपर की तरफ यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी कनेक्टिविटी मिलती है। देन एनर्जी सिक्योरिटी की अगर बात करें, ईरान के पास सेकंड रैंक के ऊपर ऑयल के रिजर्व्स आते हैं, फर्स्ट पे तो अभी भी रशिया ही है। तो यहाँ पे हमें उनसे एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है, ऑयल एंड सॉरी इंपोर्ट करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। तो 2030 तक हमारी डिमांड तो खैर इंक्रीज ही कर रही है। काश हमारे पास भी ऑयल के निकल जाते, वेल की जगह, पानी की जगह ऑयल निकल जाता। इनके होता है वैसे, जैसे यहाँ पे पानी निकल रहा होता है, वहां पे ऑयल निकल रही होती है ड्रिलिंग करके। नेक्स्ट है इकोनॉमिक टाइज। तो इंडिया भी काफी सारी चीजें बेचता है ईरान को, और ईरान से हम भी काफी चीजें खरीदते हैं। जैसे ईरान ड्राई फ्रूट्स आपको एकदम से दिखने चाहिए, तो इंडिया उनसे ड्राई फ्रूट्स, केमिकल्स, ग्लासवेयर, ये सारी चीजें परचेज करता है। और बेचते क्या है हम? तो शुगर होगी, मैन मेड स्टेपल फाइबर्स हो गए, इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ये सारी चीजें इंडिया बेचता है ईरान में। और उसके अलावा वीजा नहीं चाहिए होता इंडियंस को, अगर उन्हें ईरान में जाके पढ़ाई करनी है या किसी भी काम के पर्पज से जाना है तो वीजा फ्री जा सकते हैं। तो यहाँ पे टाइज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप एक कंट्री को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते दूसरी फ्रेंडली कंट्री के साथ। देन आता है सिग्निफिकेंस ऑफ ईरान फॉर इंडिया। तो ट्रेडिशनल पार्टनर है, वो आपने देख लिया, आज का ही टाइम नहीं है, पुराने टाइम से है। ऑयल सप्लायर है, उनका भी तो फायदा हो रहा है, अगर सप्लाई कर रहे हैं पैसा भी तो आ रहा है, तो इनडायरेक्टली दोनों का ही फायदा है। एंड शेयर्ड कॉमन कंसर्न ऑफ टेररिज्म। दोनों ही कंट्रीज ऐसी लोकेशन पे हैं जहां पे बीच में टेररिज्म प्रमोट होता हुआ दिखेगा। इस तरफ आ गई ईरान, और यहाँ पे आ गई अफगानिस्तान, यहाँ आ गई पाकिस्तान। और इंडिया में तो रिसेंट अटैक हुआ था, इवन आपके सेंट्रल एशियन डायलॉग में भी वो बात रेज करी गई थी कि यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है टेररिज्म के ऊपर, उस पर कुछ काम करो। बोलने को तो बना दिया कि टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करेंगे, पर कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा। तो ये वाला पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, चाबहार पोर्ट आपने देख लिया, इंडिया ने खूब सारी इन्वेस्टमेंट करी और हमारे लिए एक रास्ता भी खुल जाता है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो अगेन कनेक्टिविटी का ही पॉइंट है। पीपल टू पीपल एंड कल्चरल टाइज, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, किसकी शक्ल याद आई एकदम से? जयशंकर, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि जो पर्शियन लैंग्वेज है, पर्शियन को ही फारसी भी बोलते हैं, तो ठीक है। उस टाइम पे 2018 में ये स्टेटमेंट दी गई थी कि इसको हम एक वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज बनाएंगे। जो ऑफिशियल लैंग्वेज आप पढ़ते हो वो आपकी शेड्यूल में आती है। कौन सा शेड्यूल था? 8। शेड्यूल 8 के अंदर कितनी थी टोटल? 22। ठीक है, 22। और आज के टाइम पे आप क्लासिकल लैंग्वेजेस अगर देखोगे, क्लासिकल लैंग्वेज नाम से पता लग रहा है कुछ पुरानी सी होगी, तो इसका इतिहास लगभग 2300 साल पुराना, 2300 ईयर्स पुराना हो सकता है। दूसरी चीज, इसमें कोई इवोल्यूशन नहीं होना चाहिए। टाइम के साथ चीजें बदल जाती हैं, हमारे कपड़ों को पहनने का रंग ढंग बदल गया फ्रॉम द पास्ट, तो वो चेंज देखने को मिलेगा, पर लैंग्वेज के अंदर चेंज नहीं आना चाहिए। और पुरानी के साथ साथ इसका काफी सारा लिटरेचर होना चाहिए कनब, या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लिटरेचर होना चाहिए, और उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। तभी आप किसी लैंग्वेज को डेजिग्नेट कर सकते हो कि यस ये कैसी है, क्लासिकल लैंग्वेज। जैसे क्लासिकल डांस है, क्लासिकल म्यूजिक है, वैसे ये क्लासिकल लैंग्वेजेस है। और इसको आप याद करोगे जैसे पहले वाले बच्चों ने करा था, मोस्ट ऑफ बंगाल पीपल KTM पर, ठीक है। ए स्मॉल है, मतलब ए से कोई नहीं आएगी यहाँ पे। तो जो नई ऐड हुई है ये 2024 में ऐड हुई थी, जिसको आप MBA PP से भी याद रख सकते हो। MBA PP, P से प्राकृत आ जाएगी, P से पाली आ जाएगी, M से यहाँ पे मराठी है, B से बंगाली, A से आसमीस। पर अगर 11 की 11 याद रखनी है तो इससे आपको याद रह जाएंगी। सबसे पहले तमिल बनी थी 2004 में, देन संस्कृत थी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस टॉपिक के हिसाब से, तो मैं आपको फिर से करवा दूंगी ये लर्न, ठीक है। याद रखेंगे। वैसे अभी टोटल कितनी है?
11, जिसमें पर्शियन नहीं आती ऑफिशियली। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है इसराइल का फॉर इंडिया? तो 26/11 का मुंबई टेरर अटैक हो, कारगिल वॉर हो 1999 का, एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट अगर बात उठानी हो, टेररिज्म के अगेंस्ट अगर बात उठानी हो, तो उसमें इसराइल ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया हुआ है। एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी तो है ही, डिफेंस वेपन्स हम ऐसे भी बना रहे हैं अब जिसमें इसराइल का कोलैबोरेशन मिलेगा इंडियन कंपनीज के साथ। एंड डिफेंस की इंपॉर्टेंस है, हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स, जो ड्रोन का कॉन्सेप्ट आया था, रोबोट्स को यूज किया जाएगा वॉरफेयर के अंदर, वो भी किसका ही था? इसराइल का। जब इसराइल, आई थिंक ये बात है 2018 के आसपास की, जब इन्होंने क्या किया, एक वीडियो बनाई और वीडियो में दिखाया कि कैसे रोबोट्स हेल्प कर सकते हैं कि कैजुअलिटी कम से कम हो, मतलब लोगों को बॉर्डर पे ना जाना पड़े, वहां पे रोबोट्स को ही भेज दिया जाए। फिर उसकी मुझे याद है हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों लिखी थी, और ये मेंस के पेपर में भी आया था क्वेश्चन कि जो ड्रोन्स हैं, रोबोट्स हैं, ये कैसे वॉरफेयर को चेंज करेंगे। तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स पे फोकस नहीं करना था, क्योंकि वर्ड लिखा था इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में पॉजिटिव भी लिखना पड़ता है आपको और नेगेटिव भी लिखना पड़ता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाओ, सेल्फ रिलायंस बन रहा है इंडिया, जिसमें इसराइल काफी सपोर्ट कर रहा है। एंड नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन, जिसको अब अभी सॉल्व करोगे, आराम से पढ़ना है इसको और सॉल्व करो, ये इस साल का ही क्वेश्चन है। मैं करती हूँ, रेनू रुक जाओ थोड़ी देर। क्वेश्चन देखो क्लास से ही आएंगे, तो आप आराम से सोच के करो इसको। ऑनलाइन वाले भी लिखेंगे। 1 मिनट मोनिका, मैं करती हूँ रिपीट, रुक जाओ। हुआ? हाँ जी, बताओ फिर। देखो दो तो इसमें सीधी निकल रही हैं, बी और सी का तो कोई, चाइना का कोई रोल था नहीं था, ये खत्म है यहाँ से। म्यांमार बांग्लादेश आया कोई बीच में? नहीं था, यहाँ पे तो था ही नहीं। अब पहली स्टेटमेंट बोलती है इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान। हद तक ठीक है। एक तरफ आपने देखा इंडिया से आप गए ईरान वाली साइड, यहां से आपको अल्टीमेटली सेंट्रल एशिया के साथ भी कनेक्टिविटी मिली, और ऊपर था अजरबैजान जो कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, कुछ पार्ट्स उसके यूरोप में भी आते हैं, तो ठीक है ये भी। डी पे आओगे तो इंडिया टू यूरोप थ्रू अजरबैजान। अब सुनो, टू यूरोप थ्रू अजरबैजान, ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है। टेक्निकली ये दोनों ही ठीक है, और आंसर की जब आएगी तभी आंसर लगेगा, इसका पता कि कमीशन ने क्या आंसर दिया है। तो बहुत से क्वेश्चन गलत भी आते हैं, या फिर दोनों ही एक्यूरेट आपको दिखेंगे, मे बी मोर एक्यूरेट अगर उठाएंगे तो आंसर विल बी ए। ज्यादा अगर एक्यूरेसी, मतलब लोकेशन के हिसाब से कि इंडिया से आप जंप करोगे तो पहले ईरान ही आएगा, उस हिसाब से अगर देखोगे तो मे बी आंसर डी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, पर पहली प्रायोरिटी हम देके चलेंगे ए को। तो बाकी आंसर की अगले साल आएगी, तो अगले साल ही पता लगेगा इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन यहाँ पे ए एंड डी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन था, बाकी हमें नहीं पता अभी इसका आंसर। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, उसमें भी ये क्वेश्चन लिखा होगा। अभी मत लिखना चाहे से, थोड़े दिन अभी पढ़ो, आपका आईआर भी शुरू होगा थोड़े टाइम में, तो फिर आपको कनेक्टिविटी और ज्यादा करने आएगी, तो तब आप इसको लिख सकते हैं। बाकी पुराने वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जितने मैप्स हो सके उतने मैप्स बनाने हैं, ट्राई करना है मैप में ही सारा एक्सप्लेन कर दो। लिखा हुआ इंटरेस्टिंग नहीं लगता, क्योंकि शीट्स ज्यादा होती हैं चेक करने को, अगर आपके मैप पे ही सारा एक्सप्लेन हो जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक है।